हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी में पॉलिटी का प्रीवियस ईयर पेपर में आज हम पार्ट 4 देखेंगे। मींस आज हम 2017 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें आपके टोटल 15 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वो सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो ये केस संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये बनाया गया था। तो ये आपका विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो एक तरह से बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनके खिलाफ जो है केसेस वगैरह है ये देखते हैं, ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट है स्मूथ फंक्शन से चल सके, बहुत सारे जो करप्शन और ये सारी चीज़ों को ये कम किया जा सके, ठीक है। तो ये डी हो गया। नेक्स्ट आपका द नाइन्थ शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय, तो नाइन्थ शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, अब देखो ये आपके 93rd 99th ये सब का ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो जो हमारा नाइन्थ शेड्यूल है, तो केशवानंद भारती केस जो है, केशवानंद भारती केस के बाद डेट का जो है, यानी कि 24th ऑफ अप्रैल 1973, इस डेट के बाद कोई भी केस यदि कोई भी इशू यदि आपका नाइन्थ शेड्यूल में रखा गया है, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। लेकिन उसके पहले जो कोई यानी केशवानंद भारती केस के जजमेंट के पहले कोई इशू रखा गया है उसमें, तो वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है। तो ये आपका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इटसेल्फ ही, ये इसमें शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बाद जो फर्स्ट अमेंडमेंट ये किया जाता है, उसमें आप देखोगे कि नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया गया। नाइन्थ शेड्यूल का यानी कि एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया कि जब नाइन्थ शेड्यूल जब ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ये के थ्रू रखा गया, और इसमें जो भी इशू रखा जाता है उसे जुडिशियल रिव्यू के बाहर रखा जाता है, लेकिन ये कंडीशन है केशवानंद भारती जजमेंट के पहले यदि रखा गया है तो। नेक्स्ट आपका है, which one of the following cases in the Supreme Court of India dealt with the issue of creamy layer among the backward classes, तो बैकवर्ड क्लासेस में जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यानी कि जो आपका देखो इसमें जो बैकवर्डनेस है, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस रखा गया कि सोशल और एजुकेशनल रूप से जो बैकवर्ड हैं उन्हें जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। लेकिन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके बाद भी एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट रखा जाना चाहिए। वर्तमान में सपोज 8 लाख आपका इनकम पे है, उसके बाद प्रोविजन ये है कि मान के चलो कि पेरेंट्स वगैरह की कंडीशन क्या है, यदि दोनों गैस्टेड ऑफिसर हैं या एक गैस्टेड ऑफिसर हैं या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, तो उन्हें क्रीमी लेयर में रखा जाता है, तो उन्हें बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो ये सारी प्रोविजंस हैं इसमें। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इनफैक्ट देखो केशवानंद भारती में तो कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर पार्लियामेंट के पास है, और किसी भी पार्ट को वो अमेंड कर सकती है, बशर्ते कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करे। तो ये नहीं होगा। गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यही आपका आंसर है, बी आपका आंसर है। इसी में कहा गया था कि जो अंडर आर्टिकल 13 है उसके तहत ये वायलेट कर रहा है, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसके पास जो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का ये इसके पास पावर नहीं है। तो आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में ये कहा गया था। नेक्स्ट आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग इज empowered टू एस्टेब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपके जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पार है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नोट द रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट ये देखोगे कि लॉर्ड बिरकेन हेड, ये नेहरू रिपोर्ट ये बड़े वाले नेहरू जी यानी कि मोतीलाल एमएल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ने एक लॉर्ड बिरकेन हेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने चैलेंज किया कि इंडियन जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकते हैं। तो जो नेहरू जी, बड़े नेहरू, सीनियर नेहरू थे, इन्होंने इसका जिम्मा निभाया। यस, जूनियर नेहरू जी अपने जो जवाहरलाल नेहरू थे ये भी उस कमेटी में भूमिका निभा रहे थे, लेकिन जो मेन बॉस थे वो सीनियर नेहरू थे। तो उसमें ये कह रहा है कि कौन सा प्रोविजन रिकमेंडेशन इसमें नहीं था, डोमिनियन स्टेटस का था। इनफैक्ट देखोगे उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ऐसे लोग थे जो कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते थे, वो फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे। लेकिन नेहरू जी, बड़े नेहरू, सीनियर नेहरू और महात्मा गांधी ये सब लोग थे कि हमें पहले डोमिनियन स्टेटस की मांग करनी चाहिए। तो जो जूनियर प्लेयर्स थे वो बोले ठीक है, कुछ टाइम हम देते हैं। उसके बाद देखोगे कि फिर है लाहौर सेशन में उन्होंने फुल रूप से डिक्लेयर कर दिया कि यस, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो डोमिनियन स्टेटस का इसमें मांग किया गया था।
सेपरेट इलेक्टोरेट नो, सेपरेट इलेक्टोरेट कभी भी कांग्रेस इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। इनफैक्ट देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट के कारण ही, कम्युनल अवार्ड के कारण ही गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ किया था, तो ये इसका डिमांड में नहीं था। यूनिटरी एंड डेमोक्रेटिक सेंटर, ठीक है, एडल्ट सफरेज, ये सारे थे, ये इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन इसमें नहीं था। नेक्स्ट आपका, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज कंसेप्चुअलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए सीमलेस वेब। तो ये जो सीमलेस वेब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपके ग्रेनवाइल ऑस्टिन ने कहा था कि एक तरह से ये जो आपका है प्रॉपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक तरह से काफी हर वो चीज इसमें ऐड किया गया है, एक काफी बृहत ये कॉन्स्टिट्यूशन है। एक तरह से देखा जाए तो इसका कहीं कोई प्रॉपर एक हर टॉपिक को, हर चीज को प्रॉपर तरीका से हम इसमें डाले हुए हैं। नेक्स्ट आपका है 8 नंबर क्वेश्चन, which of the following statement is are correct? Article 15 of the Constitution of India is available to both citizen of India and the foreigners. No, देखो आर्टिकल 15, 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है, तो फर्स्ट गलत हो गया। आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू द सिटीजन, ये यस सही है, इसके अनुसार वो 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। देखो फर्स्ट गलत हो गया और सेकंड हमारा सही है, तो इसका मतलब यही आंसर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द फॉरेनर्स अलाइक विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यस सही है, आपके इन सबको छोड़ करके दोनों को अवेलेबल है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग आर entitled to get the benefits of equality before the law and the equal protection of law as enshrined under Article 14 of the Constitution of India. तो all Indian citizens living in India, yes, जो Indian citizens हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, उनके लिए ये लागू होता है। All Indian citizens living abroad, नो, विदेश में आप रह रहे हो तो आर्टिकल 14 आप पर ये लागू नहीं होगा। इंडिया में रह रहे हो, इंडियन सिटीजन हो, तो लागू आपका ये होगा। और इंडिया में इनफैक्ट देखोगे कि इंडिया में जो रह रहे हैं, तो आपके कह रहा है कि entitled to get the benefits of equality before the law and the equal protection of the law as enshrined। तो देखो ये आपका इंडियन सिटीजन है लिविंग इन इंडिया, ऑल इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड नहीं, फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो देखो फॉरेनर्स, अब आर्टिकल 14 है, तो वो फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सबके लिए लागू नहीं होगा। देयर आर जो आपके एलियंस हैं, जो उसमें एनिमी एलियंस और बहुत सारे हैं, उन पे ये लागू नहीं होगा। अब है ऑल, एक सॉरी 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 सॉरी, ये जो है फॉरेनर लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये लागू होगा, ठीक है। फॉरेनर लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ, वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से वो एक्सेप्शन है कि कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं, जो एनिमी एलियन है उनके लिए वो अलग सिचुएशन है। नेक्स्ट है, ऑल सिटीजन्स बोर्न इन इंडिया। तब देखो ऑल सिटीजन्स बोर्न इन इंडिया के लिए लागू नहीं होगा कि कोई भी जो है ऑल सिटीजन्स बोर्न इन इंडिया, तो इंडिया में बोर्न हुए लेकिन वो विदेश में रह रहे हैं या इस समय नहीं है इंडिया में, तो उन पर लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसमें 1 एंड 3 ही लागू होगा, ये नहीं लागू होगा। तो आपका 1 एंड 3 हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, which one of the following statements about the provision of the constitution of India is correct? तो provision of the जो है, which one of the following statements about the provisions of the constitution of India is correct? तो correct इसमें से कह रहा है कि कौन सा है? Minorities can establish and administer educational institutions of their choice, yes, ये कर सकते हैं, तो ये सही है। अब देखो फर्स्ट सही हो गया, तो हमें यही चाहिए। सेकंड है, ओनली लिंग्विस्टिक इथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन, नो, इथनिक माइनॉरिटी का कंसेप्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, एवरी रिलीजियस डेनोमिनेशन हैज अनफेटर्ड राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। नो, करा कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं का स्थापना करने और का बेरोक अधिकार। नो, इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, तो ये गलत हो गया। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड बाय अ रिलीजियस माइनॉरिटी loses its minority status on receiving financial aid from the government, no, ये भी नहीं। यदि आपको फाइनेंशियल एड मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंद हो जाएगा। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको सरकार फंड देती है, तो ये आपका ए सही है। नेक्स्ट आपका है, which of the following pair or pairs is are correctly matched? Rule of lapse,
तो रूल ऑफ लैप्स का मतलब है कि कोई भी कि पार्ट ऑफ ग्रांट्स दैट कैन बी कैरिड ओवर टू नेक्स्ट ईयर। नो, रूल ऑफ लैप्स का मतलब है कि यदि फाइनेंशियल जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको फंड दिया गया, मान के चलो कि 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है, तो इस बीच में रूल ऑफ लैप्स का मतलब है कि ये जो इसके लिए जो फंड एलोकेट किया गया है 31 मार्च 2022 तक ही एक्सपेंडिचर करोगे, अदरवाइज लैप्स हो जाएगा। तो ये आपका जो है ये फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, तो नॉन लैप्सेबल उसको कहते हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट, तो एन एडवांस ग्रांट टू मीट द एक्सपेंडिचर। नो, सप्लीमेंट्री ग्रांट का मतलब है एडिशनल फंड ग्रांटेड। तो ये देखो दो का ये इसमें मिला हुआ है। बोट ऑन अकाउंट एंड एडवांस ग्रांट टू मीट एक्सपेंडिचर ये है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, ये दोनों इंटरचेंज है। अब देखो बोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि सम टाइम आपका बजट पास होने में देर लग रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर तो किसी चीज में रुकेगा नहीं, तो उसके लिए हमें जो है वोट ऑन अकाउंट किया जाता है, पास किया जाता है, ताकि एडवांस ग्रांट टू मीट एक्सपेंडिचर, फिर जब बजट पास हो जाएगा तो फिर वो एलोकेशन प्रॉपर तरीका से चलने लगेगा। तो इसमें कोई भी मैच नहीं है, द नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबली कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ द इसेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के संबंध में कह रहा है, इट इज अबाउट कंडक्टिंग एक्सटर्नल रिलेशंस बिटवीन टू और मोर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक अनुसार देखा जाए तो ये अपने आप में क्या है, ये स्टेटमेंट आपका कि ये आपका एक्सटर्नल रिलेशन दो और दो से अधिक कंट्री के बीच में ये करते हैं, ये आपका ग्लोबलाइजेशन ये नहीं है। मोस्ट सुटेबली कैप्चर्स द मीनिंग। तो अब देखो यदि एक देखें तो कहीं ना कहीं लिटिल बिट ये इस चीज का है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि एक्सटर्नल रिलेशन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। इनफैक्ट एक्सटर्नल रिलेशन ये आपके टाइम इमेमोरियल से चलता आ रहा है, तो हम उसको प्रॉपर ग्लोबलाइजेशन का प्रॉपर इसेंस नहीं कहेंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन बाय पासिंग टेरिटरी। यस, ये सही आपका है। It refers to thinking territorially about global risk affecting people. Yes, सही है। इट हैज अ विशफुल विजन ऑफ सुपरा स्टेट गवर्नेंस, यानी कि यस, जो ग्लोबलाइजेशन एक तरह से है कि गवर्नमेंट के अथॉरिटी को एक तरह से वीकेंड करता है, कमजोर करता है। क्यों? क्योंकि ये जो है, अब मान के चलो इंडियन गवर्नमेंट है, तो जो सिटीजन मान के चलो कि ग्लोबलाइजेशन है, तो इंडियन सिटीजन अमेरिका जाने के लिए इंडिपेंडेंट है, अमेरिकन सिटीजन इंडिया आने के लिए यस ऑब्वियसली है कि सारे नहीं आ जाएंगे, वो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रेस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन जो आपके जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जाता है, अब जैसे एमएनसी वगैरह बहुत सारी आ गई है, जो इंडियन कंपनी है उसके पास तो आपके फुल अथॉरिटी है, लेकिन एमएनसी को है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इतनी विशाल है कि आप डायरेक्ट उस पर कंट्रोल बहुत मुश्किल होती है। तो उसमें आपका एक तरह से आपका सुपरा स्टेट गवर्नेंस होता है, और ये कहीं ना कहीं जो लोकल जो गवर्नमेंट है उसको वीकेंड करता है। तो इट इज अबाउट कंडक्टिंग एक्सटर्नल रिलेशन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये इसका एक्स्ट्रा ये पार्ट नहीं है, ठीक है। तो 2, 3 एंड 4 ओनली ये हो जाएगा, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, which one of the following is the correct sequence of different stages a budget has to go through in the parliament। तो सबसे पहले क्या है, बजट का प्रेजेंटेशन। जिस दिन बजट प्रेजेंट करते हैं आपके वित्त मंत्री, उस दिन कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ बजट को प्रॉपर तरीका से आप प्रेजेंट कर दिए सबके सामने, ये टू एड्रेस टू द स्पीकर ऑफ द हाउस। उसके बाद जब बजट एक बार आपका ये पेश हो गया, फिर उसके बाद स्क्रूटनी किया जाएगा डिपार्टमेंटल कमेटी के द्वारा। फिर उसके बाद जो है एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाएगा। उसके बाद फिर एप्रोप्रिएशन बिल इन द सेंस कि किस किस हेड में कितने पैसे अलॉट किए गए हैं वो पास होगा। उसके बाद जो है फिर फाइनेंस बिल पास होगा। तो 1, 2, 4, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, गवर्नमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अपॉइंटेड द राज मन्नार कमिटी टू स्टडी द सेंटर स्टेट रिलेशन। तो ये आपके जो है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। देखो जो हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन में है, बहुत सारे जो कमिटी बने हैं। सबसे पहला नाम यदि हमारा आता है तो सरकारिया कमीशन, उसके बाद देखोगे पंछी कमीशन है, राज मन्नार कमीशन है आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट का, फिर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पंजाब गवर्नमेंट का। तो ये सब हैं, तो डी इसका। लास्ट क्वेश्चन इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मैंडेट ऑफ द धर कमीशन 1948। तो धर कमीशन का जो मैंडेट था, टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट एक तरह से ये अपने आप में सही है, लेकिन हम दूसरा देखते हैं।
to recommend whether the states can be reorganized on linguistic basis. तो however ये भी सही है, study the classification of a state in the sense कि in future में देखा जाए, लेकिन appropriate आपका main appropriate क्या है कि recommend whether the states can be reorganized on the linguistic basis, ये था. To study center state relation, no. To examine whether Madras city कैन बी ट्रांसफर टू आंध्रा, ये बात क्या है, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश जब पहले मद्रास राज्य हुआ करता था, उस मद्रास राज्य से आंध्रा अलग हो गया. तो जो मद्रास सिटी था, आज का जो चेन्नई है, तो उसके लिए दोनों डिमांड कर रहे थे. इनफैक्ट सब में देखोगे, जब ये महाराष्ट्र और गुजरात जब अलग हो रहे थे, तो बॉम्बे को लोग दोनों डिमांड कर रहे थे. सेम सिचुएशन आपका देखो चंडीगढ़ सिटी के लिए, पंजाब और हरियाणा, तो पंजाब और हरियाणा दोनों को में से किसी को नहीं दिया गया और उसे आपका जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया. सेम सिचुएशन आंध्र प्रदेश को जब फर्दर डिवाइड करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्य बनाए गए, उस समय भी सेम डिमांड की. जो ये हैदराबाद है, तो हैदराबाद सबसे फेमस प्लेस है, तो उसको क्या है यूनियन टेरिटरी बनाने का भी डिमांड चल रहा था, ताकि किसी एक का उस पर कंट्रोल ना रहे, लेकिन फाइनली उसको जो है वो आपको तेलंगाना को ट्रांसफर किया गया. तो इसमें हमने इसका जो है मेन एप्रोप्रिएट मोस्ट एप्रोप्रिएट ये आपका बी है. तो इसमें हमने 15 क्वेश्चन ही था, तो ये कर लिए, तो 2017 का हम कंप्लीट कर लिए, पार्ट 4 हो गया. उसके बाद हम फिर 2016 का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो. अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू.